Hello everyone, this is Shruti and welcome to Mentis Galaxy. This is the second lecture of your thermodynamics chapter और आज के इस लेक्चर में हमने कल जो पढ़ा था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, पिछला क्लास सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट का रिविजन था। जो भी चीज़ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करा था। इस वीडियो में हम उन सारे 4 टॉपिक्स को डीपली पढ़ेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे। ठीक है, पहले फटाफट से देख लेते हैं हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि सिस्टम क्या होती है ना। सबसे पहले हमने देखा था सिस्टम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता है। उसके बाद देखा था सराउंडिंग क्या होती है ना। उसके बाद हमने देखा था कि यूनिवर्स क्या होती है, ये हमने देखा था। सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स देखा था क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ओपन सिस्टम और फिर पढ़ा था क्लोज सिस्टम और उसके बाद हमने पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम। ये सारे सिस्टम की क्या क्या क्राइटेरिया है ये सब हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में कवर करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले उस वीडियो को देख कर आओ। ठीक है, चलो। थर्ड हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखा था। उसके बाद हमने देखा था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है ना। हमने देखा था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है और फिर उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। एक्सटेंसिव इंटेंसिव के भी एग्जाम्पल देखे थे हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि वर्क डन और हीट क्या होती है ना। आज के इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप सबसे। आपको बताना है ये सारे जो यहाँ पे इतने सारे आपको सिस्टम दी हुई है, ये सारे सिस्टम कैसे टाइप के सिस्टम है, ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हीलियम फिल्ड विद बलून। एक बलून है जिसमें हीलियम फिल है, तो ये कैसा टाइप का सिस्टम है। तो देखो सबसे पहले तो इसके अंदर का, बलून के अंदर का जो गैस है वो बाहर नहीं निकल सकता है, बाहर का गैस अंदर नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है, क्लोज सिस्टम है, ओपन तो नहीं है। अब देखो क्या इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, बाहर से अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है। अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो सिर्फ क्लोज सिस्टम है। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो बलून में, बलून का जो मटेरियल होता है वो उससे हीट ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, सिर्फ क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। ओके, ये क्या है, सिर्फ क्लोज सिस्टम है। अब देखो कॉफी इन अ थर्मोफ्लास्क, एक थर्मोफ्लास्क में कॉफी है, वो क्या है, क्लोज या आइसोलेटेड। ये एग्जाम्पल तो मैंने ही करवा दिया था पिछले क्लास में। ये होता है क्या, थर्मोफ्लास्क जहाँ पे होता है, थर्मोफ्लास्क होता है ना, हम सबके घर पे है। थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, ये पहले तो इसकी ढक्कन लगी होती है ना, पहले तो इसका लिड बंद होता है और फिर इसका मतलब क्या कि वो क्लोज सिस्टम हो गया। मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकते, मास एक्सचेंज नहीं होगी, मास एक्सचेंज नहीं होगी मतलब क्लोज है। अब क्लोज के बाद हीट ट्रांसफर होती है, जी नहीं, हीट ट्रांसफर भी नहीं होती है क्योंकि थर्मोफ्लास्क में बहुत देर तक हमारा जो भी अंदर में रखा हुआ होता है वो गर्म या ठंडा ही रहता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। थर्मोफ्लास्क क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अर्थ क्या है हमारा, अर्थ, हम जिस अर्थ में रहते हैं वो कौन सा सिस्टम है, सोचिए। अर्थ होता है ओपन सिस्टम। क्यों, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर तो है यहाँ पे, है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर के जो गैसेस है, अब आपको क्वेश्चन आएगा
अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो तो अंदर ही रहता है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही सारे गैसेस रहती है, वो तो भाग नहीं सकती है। तो फिर ये ओपन सिस्टम क्यों है, क्लोज क्यों नहीं है ना। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये ओपन सिस्टम है। ये क्या है, ओपन सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, ओपन, हमारा अर्थ ओपन सिस्टम है। अब देखो मैंने जो बोला, बहुतों के मन में क्वेश्चन आएगा कि अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, अब वो गैसेस तो बाहर नहीं जा पाती है ना। तो इसको हम क्लोज क्यों नहीं बोल दे रहे, इसको हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि बाहर की चीजें तो अंदर नहीं आ रही है तो हम इसको बोल दे कि क्लोज है। बट एक्चुअली ऐसा तो एकदम नहीं होता ना कि एकदम रेस्ट्रिक्टेड है बाहर से अंदर मास आना। याद करो जब मेट्रॉइड्स आती है, मेट्रॉइड्स गिरती है ना पृथ्वी पे, है ना, तब क्या होता है, बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है ना अर्थ में, तो क्या हुआ, मैटर एक्सचेंज हो गया बाहर से अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं अर्थ जो है वो हमारा ओपन सिस्टम है। और जो गैसेस अर्थ के आसपास ही रहती है उसका कारण ये नहीं है कि उसका लिड बंद है या फिर वो किसी तरीके से बंद सिस्टम में है। गैसेस अर्थ के आसपास ही रहती है क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ना कि वो बंद है इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा अर्थ क्या है, ओपन सिस्टम। उसके बाद देखो सैटेलाइट इन ऑर्बिट। सैटेलाइट कैसा सिस्टम है, सैटेलाइट हमारा क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है। क्यों सैटेलाइट क्लोज क्यों होता है, आइसोलेटेड क्यों नहीं होता है। सैटेलाइट क्लोज इसीलिए होता है क्योंकि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट जो होता है उसका हीट ट्रांसफर जो होता है, ये जो यहाँ पे मैं सैटेलाइट बना के दिखाऊं, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, नहीं बनाना चाहिए मुझे। खैर सैटेलाइट जो होता है उसका वॉल्स जो है वो हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि आप जब भी स्पेस में जाओगे तो वहां का टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा हाई होगा या तो बहुत ज्यादा लो होगा। तो हम रॉकेट या फिर सैटेलाइट्स को ऐसा नहीं बना सकते कि एकदम मतलब हीट ट्रांसफर होने लगे। अब हम तो फिर ह्यूमंस ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे सैटेलाइट्स पे फिर। तो फिर भी हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड क्यों नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये क्लोज्ड होता है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इसका जो एडियाबेटिक नेचर है, सैटेलाइट के वॉल्स का जो एडियाबेटिक नेचर है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एनर्जी अंदर से बाहर ला जाना हो, भेजना हो सैटेलाइट के, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है वो क्या, क्लोज सिस्टम ही है। एडियाबेटिक सिस्टम है, उसका हीट ट्रांसफर लेकिन क्या होता है, हम कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम है। हीट ट्रांसफर तो हो रही है ना, भले ही हमारे कंट्रोल से हो। चलो अब देखो ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग कैसा सिस्टम है, ह्यूमन बींग है ओपन सिस्टम। ठीक है, ठीक है, एकदम ओपन है, ओपन टू एटमोस्फेयर। ठीक है, इसीलिए हम जब सोते हैं तो कमरे के अंदर सोते हैं, ऐसी बाहर जंगलों में नहीं सो जाते। ठीक है, ह्यूमन बींग क्या है, ओपन सिस्टम है। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन ही रेफ्रिजरेशन, इसको फ्रिज कर लो। ठीक है, हमारे घर का जो फ्रिज है वो कर लो। वो क्या होता है, घर का जो फ्रिज है वो कैसा क्या होता है, फ्रिज जो होता है वो ऑब्वियसली आइसोलेटेड सिस्टम होता है। क्यों आइसोलेटेड सिस्टम होगा, आप लोग सोचो, बिल्कुल नहीं। फ्रिज जो है वो आपका क्लोज सिस्टम होगा क्योंकि वहां पे भी आपका एनर्जी अंदर से बाहर ट्रांसफर कर रहा है, तभी ना वो अंदर की चीजों को ठंडा कर पा रहा है, अंदर के हीट को बाहर फेंक रहा है, तभी ना अंदर की चीजों को वो ठंडा कर पा रहा है। तो ये भी क्या होगा, अपना क्लोज सिस्टम होगा। ओके, तो रेफ्रिजरेटर आपका एग्जाम्पल किसका होगा, क्लोज सिस्टम होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा टाइप का प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक कैसा टाइप का प्रॉपर्टी है, क्या ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपको कमेंट करके बताना है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने पिछले क्लासेस में टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़े थे, जैसे कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और भी बहुत सारे टाइप के प्रोसेस हमने पढ़े थे। आज हम क्या देख रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ कुछ प्रोसेस है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है हमारे पास। क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा प्रोसेस जो कि एक साइकिल में चले। साइकिल मतलब साइकिल के अंदर नहीं, साइकिल में चले। वेट बताती हूँ, मान लो आपका कोई एक स्टेट है, ये कोई स्टेट है, उस ए स्टेट से बी स्टेट में गया, कोई एक रिएक्शन ए स्टेट से बी स्टेट में गया,
फिर बी स्टेट से वो सी स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो ये और वापस से क्या हो रहा है, सी स्टेट से ए स्टेट में जा रहा है। तो ये पूरा वाला क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा। कैसे, पहले ए से बी में गया, फिर क्या होगा, बी से सी में जाएगा, और फिर क्या होगा, सी से ए में जाएगा, है ना, सी से ए में जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक साइकिल फॉलो कर रहा है ना, ए से बी, बी से सी, सी से ए, वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ये पूरा जो प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब देखो इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मान लो आप सुबह उठते हो, क्या करते हो, सुबह उठते हो, घर से स्कूल जाते हो, है ना। आपका घर से आप जा रहे हो स्कूल, घर से आप जा रहे हो स्कूल, स्कूल है ये, ठीक है, स्कूल लग नहीं रहा, कोई बात नहीं। स्कूल जाते हो और फिर स्कूल से आप वापस कहाँ आते हो, स्कूल से आप आते हो अपने ट्यूशन पढ़ने, ठीक है। मान लो स्कूल से आप जाते हो ट्यूशन पढ़ने डायरेक्ट, और ट्यूशन पढ़ के आप वापस रात को घर आते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, आप पहले सुबह घर में थे, उसके बाद स्कूल गए, स्कूल से ट्यूशन गए, ट्यूशन से घर आए। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, एक साइकिल में चल रहा है। आप रोज उठते हो, उठ के स्कूल जाते हो, स्कूल से ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन से घर आते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये भी साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। आप देखो यहाँ का इसका डेफिनेशन क्या है, अच्छा स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। If a system after undergoing through a series of changes and come back to its initial stage, then it's called cyclic process, ठीक है। मान लो आपने कोई रिएक्शन करा, आपने कुछ भी करा एक सिस्टम के ऊपर, और सब कुछ करने के बाद लास्ट में वो जो रिएक्शन का जो स्टेट था वो वापस से इनिशियल स्टेट में ही आ गया, वैसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोल देंगे। वैसे टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। आई होप दिस इज क्लियर। साइक्लिक प्रोसेस का आपका एक कंडीशन होता है। मान लो यहाँ पे ये ए बी सी की जगह पे मैंने ले लिया एक्स वाई और जी, तो आपका एक कंडीशन होता है डी एक्स बाई डी वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई at constant z into differentiation of y at constant z at constant x into differentiation of z at constant x at constant differentiation of z with respect to x with constant y। इसका वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका वैल्यू -1 आता है तो यस योर प्रोसेस इज साइक्लिक। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये एक्चुअली है क्या, इसको आपको बस याद रखना है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, कभी भूले भटके पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को याद कर लो। इस इक्वेशन में क्या होता है, इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए देखो, सबसे पहले आपको एक्स और वाई, साइकिल शुरू कर रहे हैं हम एक्स से, है ना। तो एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट किसको रखेंगे, जेड को। फिर देखो वाई और जेड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वाई इज टू जेड, वाई बाई जेड, और कांस्टेंट किसको रखेंगे, एक्स को रखेंगे। सिमिलरली जेड और एक्स को जब लेंगे तब हम कांस्टेंट किसको रखेंगे, वाई को रखेंगे, और इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में हमारे पास रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस भी होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आने वाली है, तो इसको ध्यान से समझना क्या होता है ये, ठीक है। चलो पहले देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। चलो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या है मैं आपको थोड़े देर में बताऊंगी, इसको थोड़ा सा साइड में रखो और देखते हैं पहले रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, all the changes occurring in any part of the process are exactly reversible when the process is carried out in reverse direction, ठीक है। मतलब इसका हमने जो रिएक्शंस पढ़ा था ना कि ए से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है आपका, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है आपका, ठीक है। प्रोडक्ट से क्या बन जा रहा है, रिएक्टेंट बन जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया ये।
और सिमिलरली अगर आप किसी कंडीशन की बात कर रहे हो, जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो थर्मोडायनेमिक्स की ही बात करते हैं यहाँ पे। मान लो आपने आइस लिया, आइस को आपने जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखा तो वो लिक्विड बन गया, ठीक है। फिर से जब आप उसको फ्रीज करोगे तो वापस से वो आइस बन जाएगा, है ना। फिर से जब आप उसको टेम्परेचर कम करोगे तो वापस से आइस बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, आपके कंडीशन चेंज करने से वो वापस स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जा रहा है, फिर वापस से कंडीशन चेंज करने से स्टेट 2 से स्टेट 1 में चला आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स है, देखो। सबसे पहले ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है, बहुत स्लो होती है। सारी रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत स्लो होती है और ऑकर्स इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब या तो एक स्टेप में हो गई, या 2 स्टेप में हो गई, या 3 स्टेप में, या 4 स्टेप में, या ऐसे नंबर ऑफ स्टेप फाइनाइट होगा, ठीक है। कोई एक फाइनाइट, सॉरी मैंने क्या बोला, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट होगा, आई एम सो सॉरी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होगा। मतलब स्टेप्स बहुत छोटी छोटी ली जाएंगी। मतलब देखो, आप जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। फिर जाके आप कहीं टॉप पे पहुंचते हो, है ना। लेकिन अगर ऐसे सीढ़ी की जगह पे मैं अगर ऐसा सीढ़ी बना दूं तो आपको पता चलेगा आप किस मोमेंट पे ऊपर चढ़ रहे हो, किस मोमेंट पे आप नीचे आ रहे हो, पता नहीं चल रहा ना। वो लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके उसका हाइट बढ़ता जा रहा है ऊपर, और आप एक बार में यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप जिसमें कोई स्टेप्स ना हो उस वाले चीज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और जिसमें ऐसे एक एक स्टेप हो, जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं, तो इस जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होता है उसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन पर बोलते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी इसको लेके टेंशन नहीं लेना है। अभी देखो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, मतलब आप नहीं बोल सकते ये ऐसे स्लैंटेड वाले सीढ़ी में कि कब आप ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है, कब आप ऊपर चढ़ रहे हो। अब देखो, इसका रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी बोले तो आपको इतना याद रखना है कि डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर, जो आपका चेंज इन प्रेशर होने वाला है सिस्टम का, वो एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहर के प्रेशर, और बाहर के प्रेशर से अगर हम गैस के प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारा चेंज इन प्रेशर निकल जाएगा। इसको लेके अभी बॉदर नहीं होना है, आप लोग बस इसको नोट डाउन करके रखो, जब इसका एप्लीकेशन आएगा मैं वापस से इसको समझाऊंगी, ठीक है। चलो, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपके जेई मेंस नीट वगैरह सब जगह यहाँ पे पूछ देते हैं ये वाला चीज कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ट्रू एंड फॉल्स करके पूछेंगे, या फिर बहुत सारे असर्शन वगैरह, मतलब बहुत सारे टाइप से पूछ सकते हैं इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही होते हैं, सारे स्टेप उसके इक्विलिब्रियम में ही चलते रहते हैं। आंसर इज यस, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन आपका हो रहा है ये वाला, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। चलो, सिस्टम मस्ट बी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब देखो, सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब आपको जानने का मन हो रहा होगा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है ना। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है हम लोग आगे देखेंगे। देखो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है द सिस्टम विच सीम्स टू बी स्टैटिक एट ऑल द इंटरवल ऑफ टाइम बट एक्चुअली नॉट इन रियलिटी। मतलब मान लो एक सिस्टम है, या फिर एक जो इंसान आपको कोई दिख रहा है, आपकी मम्मी मान लो, आपने कुछ बहुत गंदा सा कांड कर दिया, उसके बाद आपकी मम्मी बहुत शांत सी है, ठीक है, घर में गए आप देख रहे हो बहुत शांत है आपकी मम्मी, देखने में शांत है लेकिन अंदर तो मतलब एकदम, है ना। उसके बाद आपको तो धुलाई वुलाई मिलने वाली है उसके बाद। तो ऐसे सिस्टम जो देखने में शांत लगे लेकिन एक्चुअल में वो हो ना, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। आप भूलोगे नहीं अब इसको, ठीक है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देख लो, रियल लाइफ एग्जांपल। देखो, बलून, बलून के अंदर क्या होता है, गैसेस भरी होती है, यहाँ पे बलून के अंदर गैसेस भरी होती है बहुत सारी, तभी ना ये बलून फूला हुआ है। गैसेस अगर भरी नहीं होती तो वो पिचक जाता, ठीक है, गैसेस
फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है इन द वॉल्स ऑफ द बलून, ये सारे गैसेस कंटिन्यूअस फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल्स ऑफ द बलून में, इसीलिए ये फूला हुआ है। जैसे ये अगर ये गैसेस वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही होती तो ये फूला नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये आपको आपके आंखों से नहीं दिखेगा, आपको देखने में क्या लग रहा है, हाँ भाई एक बलून है, बलून सुंदर सा बलून है और ये बहुत शांत सा है, एक जगह पड़ा हुआ है, मैंने उसको पकड़ लिया, वो बहुत शांत सा है। ठीक है, लेकिन अंदर क्या है, उसके बहुत उतल पुतल मचली है, गैसेस जो है वो इधर उधर 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 भाग रही है, टकरा रही है वॉल्स तो बलून से, तब जाके कहीं वो बलून जो है वो फूला हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। चलो अब आगे देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस देख लिया, साइक्लिक प्रोसेस। अब हम देखेंगे क्वासिस्टैटिक प्रोसेस देखा हमने, उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस देख लिया, अब हम देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इट इज जस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत रैपिडली होता है और स्पॉन्टेनियसली होता है और ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये बहुत फास्ट है और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स इसका फाइनाइट है, जैसे कि एक स्टेप में हो गया रिएक्शन, 2 स्टेप में हो गया, 3 स्टेप में हो गया, या फिर कोई एन नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन जब हो या फिर कोई प्रोसेस हो, उसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और एक कंडीशन है आपका डेल्टा पी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि डेल्टा पी 0 होगा, यानी कि चेंज इन प्रेशर 0 होगा, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। वैसे लिख सकते हो नो चेंज इन प्रेशर। ठीक है, या फिर देखो एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है, या फिर कोई एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो या फिर चेंज नहीं हो, एक ही बात है। जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, चाहे वो एक्सपेंशन हो या वो कंप्रेशन हो, आपको ये समझ जाना है फट से कि द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, और पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या है कि सिस्टम सिर्फ 2 पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम में रहती है इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के केस में। ओके, अब देखो वर्क डन हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे हम वर्क डन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पहले ये डेफिनेशन देख लिया था और साथ में ये सारे एग्जाम्पल भी देख लिए थे और थोड़ा साइन कन्वेंशन भी हमने देखा था वर्क डन का। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में। वर्क डन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नेगेटिव ऑफ एफ इंटू डी एक्स, या फिर आप इसको कह सकते हो नेगेटिव ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, और किसी भी चीज़ का डेल्टा निकालना हो, किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी चीज़ का अगर डेल्टा निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। ठीक है, अब देखो वर्क डन हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से मैकेनिकल वर्क है, नॉन मैकेनिकल वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क है। ठीक है, लेकिन हमारे काम का सिर्फ क्या है, मैकेनिकल वर्क ही है। अब देखो मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रेशर इनटू क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, और नॉन मैकेनिकल वर्क डन को हम लोग ग्रेविटेशनल वर्क डन भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है W इंटू एच, यानी कि वेट इंटू एच, यानी कि mgh हम पढ़ते थे ना बचपन में, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो और भी है इलेक्ट्रिकल वर्क, लेकिन हमारे काम का सिर्फ क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, तो चलो आगे वर्क डन का यूनिट वगैरह देख लेते हैं। देखो वर्क डन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू डी एक्स, नेगेटिव ऑफ एफ इंटू डी एक्स, नेगेटिव साइन मैटर नहीं कर रहा है, अभी हम लोग यूनिट निकालेंगे। देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये डी एक्स मतलब डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मतलब इसका यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग एसआई में जूल बोल देते हैं, न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोल देते हैं, और सीजीएस में अगर बोल दे निकाल लें तो उसका यूनिट होता है आपका अर्ग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लगे हाथ में आपको रियल गैस कांस्टेंट का भी यूनिट बता देती हूँ, यहाँ पे ये सारे आपको काइंड ऑफ याद करने हैं, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं आपके। अब देखो सबसे पहला 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट है। और एक और क्या होता है 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अगर आपको लीटर एटमोस्फेयर के टर्म में निकालना हो
तो 0.082 इंटू लीटर एटमोसफेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सिमिलरली आपको अगर सीसी एटमोसफेयर के टर्म में निकालना हो तो 82 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब देखो एक बार और मैं आपको वो सारी चीजें बता देती हूँ, साइन, कन्वेंशन, वर्क और हीट का। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, वर्क के केस में जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम अगर वर्क डन हुआ तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं हीट की बात करूं, या फिर ऐसे लिखूं मैं, हीट की अगर मैं बात करूं तो साइन क्या हो जाएगा, इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। अच्छा, बाय वाले को नीचे लिख रही हो ना, तो बाय नीचे लिखो। इफ हीट इज रिलीज्ड ऑन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के ऊपर हीट छोड़ दिया गया तो उस टाइम सिस्टम का हीट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम तो आपका हीट नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। ठीक है, बेटर आप इसको याद कर लो। अब देखो, अब देखो वर्क जो है आपका दो टाइप का होता है। वर्क डन आपका दो टाइप का होता है, एक इरिवर्सिबल वर्क डन और एक होता है रिवर्सिबल वर्क डन। तो सबसे पहले अभी हम लोग इरिवर्सिबल वर्क डन देखेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास केस क्या था, एक तो आपका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, और देखा था फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में आपका रिएक्शन होगा, फाइनाइट स्टेप्स में आपका रिएक्शन होगा। ये दो पॉइंट हमने पढ़ा था। अब देखो मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लिया है, क्या लिया है मैंने यहाँ पे, एक पिस्टन लिया है। मान लो अभी पिस्टन का वॉल्यूम, यहाँ पे जो हमारे सिस्टम है उसका वॉल्यूम अभी V1 है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये पिस्टन को और प्रेशर देके एक एक्सटर्नल प्रेशर दिया, मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर दिया, P एक्सटर्नल, और पिस्टन एकदम से यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। और अब जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हो गया है आपका V2। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम चेंज होके क्या हो गया है, V2 हो गया है। तो इस केस में ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं हम सिस्टम के ऊपर, तो वर्क डन हो रहा है। ये वर्क डन कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आपका होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, या फिर आप बोल सकते हो माइनस P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर ही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1। चलो, ये आपका हो गया एक फॉर्मूला। जब भी आपको बोल दे इरिवर्सिबल वर्क डन निकालो तो आपको ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, और ये जो डब्बे में मैं कुछ जो भी चीज डब्बे में डाल रही हूँ ये आपका फॉर्मूला बुक में आपका जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब जिसको नहीं पता है फॉर्मूला बुक क्या है वो थोड़ा हमारा सोल्यूशन चैप्टर का वीडियोस देख के आए, हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से चैप्टर भी पढ़ा था और लास्ट में फॉर्मूला शीट भी बनाया था। ठीक है, चलो अब देखेंगे रिवर्सिबल वर्क क्या होता है। रिवर्सिबल वर्क में क्या पॉइंट्स थे हमारे, एक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा, और क्या होता है, वॉल्यूम चेंज एकदम नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा कम, वॉल्यूम चेंज बहुत एक स्टेप के लिए बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं स्मॉल लिख दूं, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे ये प्रेशर, पहले तो मैं अचानक से P एक्सटर्नल अप्लाई कर रही थी और एकदम पिस्टन यहाँ से यहाँ पे आ जा रहा था, पर अब मैं क्या कर रही हूँ, P एक्सटर्नल नहीं अप्लाई करके अब मैं थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ इस पिस्टन पे, एकदम थोड़ा 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 अप्लाई कर रही हूँ, और धीरे धीरे करते करते ये पिस्टन इस पोजिशन पे आके अब खड़ा हो गया। ठीक है, केस वही है, V1 से V2 में चला गया है विथ यहाँ पे आपका कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, लेकिन आपका प्रोसेस इस बार क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो
इस केस में क्या होगा, आपको वर्क डन अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, वर्क डन अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव ऑफ प्रेशर इनटू, एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे हम, इनटू डेल्टा वी होता है डीवी। अब यहाँ पे वॉल्यूम सिंस बहुत छोटा है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, वॉल्यूम चेंज यहाँ पे बहुत छोटा है। एक स्टेप की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक स्टेप की बात करूँ, एक स्टेप में मैंने बोला ना थोड़े थोड़े स्टेप्स में मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर बढ़ा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज एक स्टेप के लिए बहुत छोटा है। और जब भी कोई क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है तो उसको हम लोग डी, यानी कि डी वी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत छोटा है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डी वी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को डीवी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो एक स्टेप के लिए निकालना नहीं है, यहाँ पे ये एक स्टेप के लिए तो हमें निकालना नहीं है वर्क डन, हमें वर्क डन ओवरऑल निकालना है। ओवरऑल वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 में जाने के लिए कितना वर्क डन लगा, तो जब भी डिफ्रेंशिएशन को हमें हटाना हो तो हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है। और इसका समेशन, इसका लिमिट क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, v1 से v2 तक, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू v2 माइनस v1, यही होगा। मैंने मान लिया कि जो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ से एक इंटरनल प्रेशर भी तो दे रहा है ना सिस्टम, सिस्टम का अपना भी तो एक प्रेशर है, सिस्टम अपना भी एक प्रेशर लगा रहा है, तो उस प्रेशर का नाम है आपका पी इंटरनल, ठीक है, उस प्रेशर का नाम है आपका पी इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल प्रेशर में से अगर हम थोड़ा सा प्रेशर अगर हम कम कर दे तो कितना हो जाएगा, वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, मैं पहले इक्वेशन लिख देती हूँ। आपका इक्वेशन क्या है, पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल माइनस डेल्टा पी, ठीक है। अब ये क्या बला है, देखो ध्यान से देखना, मैंने बोला एक स्टेप में हम लोग बहुत थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब जब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहे हैं उस केस में क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं ये सब क्लीन कर रही हूँ। देखो मान लो ये अभी इस स्टेट में है, इस स्टेट से इस स्टेट में आ रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, इंटरनल प्रेशर माइनस डीवी के इक्वल हो जाएगा, है ना, डीपी के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो इसको चेंज करने में जितना प्रेशर लगा, मतलब इतना वॉल्यूम कम करने में जितना प्रेशर लगा, दैट इज योर डीपी, ठीक है। अब इंटरनल प्रेशर में से अगर हम डीपी को माइनस कर दे तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर निकल के आ जाता है आपका, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, जब हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू पुट करो यहाँ पे, अगर हम पी का वैल्यू अगर हम पुट करें, पी एक्सटर्नल था ना पहले, पी एक्सटर्नल माइनस, एक्सटर्नल की जगह पे क्या डालेंगे, पी इंटरनल माइनस डीपी। अब ये डीपी डालो इनटू क्या हो जाएगा, डीवी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, v2 माइनस v1, और बाहर नेगेटिव का साइन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, देखो पी इंटरनल इंटू डीवी माइनस डीपी इंटू डीवी, हमने बस इंटू कर दिया है, ठीक है। लिमिट्स आपका सेम है, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ठीक है, v1। अब देखो, अब सिंस डीपी और डीवी इस टर्म में दोनों बहुत छोटे हैं, ठीक है, दोनों बहुत छोटे हैं, ये वाला टर्म आपका आराम से नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, आराम से नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब जो वर्क डन आपका निकला वो क्या निकलेगा, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो, ठीक है। तो इसका जो अब निकलेगा वो हो जाएगा आपका v2 माइनस v1, यहाँ पे आपका p इंटरनल dv, ठीक है, इंटरनल इंटू dv। अब देखो इंटरनल प्रेशर है
इंटरनल प्रेशर यानी गैस का प्रेशर है ये, ठीक है। अब मान लो इस गैस को मैंने क्या मान लिया, आइडियल मान लिया। तो हमारे पास आइडियल गैस के लिए इक्वेशन था ना हमारा, P इज इक्वल्स टू पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। वहां से अगर मैं P की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी, है ना। वही चीज अगर मैं निकाल के यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या होगा, मिनट, यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वैसे का वैसे ही, एन आर टी बाई वी, यहाँ पे डी वी, और ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, होगा ना, होगा। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसको पूरा इरेज करके इसके आगे वाला स्टेप लिखूंगी, ठीक है। इसका पूरा मैं इरेज कर लेती हूँ एक बार में। चलो अब देखो, ये हमारा था वर्क डन। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव साइन तो है ही यहाँ पे ना। अब एन आर और टी ये आपका कांस्टेंट है, मान लो हमने कांस्टेंट मान लिया, और वी लेकिन आपका वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखोगे, मतलब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, लिमिट्स आपका V2 माइनस V2 और V1 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, नेगेटिव ऑफ एन आर टी 1/V2 - 1/V1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका हो जाएगा रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला। इसको आपको कर लेना है एकदम अच्छे से याद, ठीक है। इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला, रिवर्सिबल वर्क डन का हमने फॉर्मूला निकाला, दोनों को एक साथ कंपेयर करो और अपने कॉपी में लिख के रखो, ठीक है। चलो अब देखो, ग्राफ वगैरह है, ये सारे ग्राफ वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको अभी तक का वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन को प्रेस करना है और कमेंट करना है, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी मोर हेल्प फ्रॉम अस, you can just contact us or you can just go to our website, okay. Till then, bye bye.